एडिनॉइड्स। आज अपन स्पेशली एडिनॉइड्स की हाइपरट्रॉफी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि एडिनॉइड इज आल्सो कॉल्ड pharyngeal tonsils and these are the mass of the lymphatic tissue attached to the back wall of the nasopharynx। ये जो है नेजोफेरिंक्स की पीछे वाली दीवार से अटैच रहते हैं, तो इसको आप जो है आप एडिनॉइड्स बोलते हैं। The structure guarding the throat, filtering the air from pathogenic organism। इनका काम ये है कि ये स्ट्रक्चर जो है ये थ्रोट की गार्डिंग करने का काम करते हैं और जितना भी पैथोजेनिक एजेंट्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उसको फिल्टर करने का काम करते हैं एडिनॉइड। तो आज के समय में ये बच्चों में होने वाली मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है एडिनॉइड की, जहाँ की एडिनॉइड जो है हाइपरट्रोफाइड हो जाते हैं। उसकी वजह से बच्चों में सिम्टम प्रोड्यूस होने लगता है। यूजुअली बच्चों में फिजियोलॉजिकल इन्लार्जमेंट एडिनॉइड्स का जो है होता है अप टू द एज ऑफ 6 ईयर और ग्रेजुअली धीरे 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 ये एट्रोफाइड हो जाते हैं और 20 साल होते होते ये ग्रेजुअली धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं। तो इन केस ऑफ एडिनॉइड्स इन्लार्जमेंट, जब इन्लार्जमेंट होगा तो इतना ज़्यादा कई बार इन्लार्जमेंट हो जाता है कि जो नेजोफेरिंजियल स्पेस है, दिस स्पेस, ये नेजोफेरिंजियल स्पेस बंद हो जाता है। उसकी वजह से बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। कुछ रिस्पिरेटरी नेज़ल प्रॉब्लम होने लगती हैं और कुछ बच्चों को ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती हैं और कई बार जनरलाइज्ड अफेक्शन भी हो जाता है। तो जो मेन प्रॉब्लम है, जो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, स्पेशली साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से, देयर इज़ क्लोजर ऑफ द स्पेस ऑफ द ट्रैक्ट, स्पेशली नेजोफेरिंजियल स्पेस। तो उसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम होगी। तो इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं, स्पेशली एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी के पीछे, तो दैट में राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस और एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस एंड द एलर्जी ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये फैक्टर बच्चे में अक्सर आपको रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के रूप में मिलेंगे कि जहाँ की बच्चे को राइनाइटिस, साइनोसाइटिस या टॉन्सिलाइटिस रिपीटेडली होता रहा है। ऐसे केसेस में कई बार एलर्जिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और स्पेशली एलर्जी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कि एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो जब बच्चे में इस तरीके का हाइपरट्रॉफी हो जाएगा एडिनॉइड का और ये उनका जो चैनल है स्पेशली नेजोफेरिंजियल स्पेस ब्लॉक करने लगेगा, तो बच्चे में सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। तो 3 इम्पॉर्टेंट सिम्टम यहाँ पर हमने 3 तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है। पहला कुछ नेज़ल सिम्टम होंगे, कुछ जो है ईयर के सिम्टम होंगे और कुछ जनरल सिम्टम होंगे, क्योंकि तीनों तरीके के सिम्टम ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट में आते हैं। तो पहला है, यदि ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो डिस्चार्ज सामने से नहीं जा पाएगा एंटीरियर नेज़ल एरिया से, तो पोस्टीरियर नेज़ल एरिया में नहीं जा पाएगा थ्रोट में। तो ऐसे केसेस में पेशेंट में जो पहली कंप्लेन आती है दैट इज़ रनिंग नोज़, कांस्टेंट रनिंग नोज़ विथ राइनाइटिस। तो बहुत सारे पेशेंट में आपको ये पहला इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि पेशेंट बच्चे की नाक लगातार बहती रहेगी और कई बार हम इसको क्लिनिकल टर्म्स में वेट बबली नोज़ बोलते हैं कि इस तरीके से बबली नोज़ हो जाती है पेशेंट की कि वहाँ पर नाक में कॉन्स्टेंटली जो है डिस्चार्ज आता रहता है एयर के साथ, इसलिए हम उसको वेट बबली नोज़ भी बोलते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, यहाँ डिफ़िकल्ट होने लगेगी ब्रीदिंग। इसकी वजह से बच्चे की डिफ़िकल्ट फीडिंग हो जाएगी। वो बच्चा जो मिल्क लेता है या कोई चीज़ सक करता है, उसकी वजह से उसको प्रॉपर जो है नहीं सक कर पाएगा मिल्क को, क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। तो बच्चे में दूसरा इम्पॉर्टेंट सिम्पटम जो पैदा होगा दैट इज़ द अनएबल टू टेक फूड।
अनएबल टू टेक फीड। इस तरीके से जो फीड है, जो बॉटल फीड बेबीज़ होते हैं वो इस तरीके से मिल्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती लगती है ना। जैसे ही सब करेंगे उनके नाक में ऑब्स्ट्रक्शन महसूस होता है, नाक बंद रहती है चूँकि, इसलिए वो बच्चा मिल्क फीड नहीं कर सकता है। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट। तीसरा, उसका मुँह हमेशा खुला रहेगा बच्चे का, ओपन माउथ कॉन्स्टेंटली। तो उनका बच्चे का मुँह जो है लगातार खुला रहता है। जब आगे चल कर के देखेंगे, इसमें जो भी और भी बच्चे में प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आगे चल कर के फेस भी इनलार्ज हो जाता है, क्योंकि लोअर लिप लगातार खुला रहता है ना? तो ये जो है इनलार्ज फेस बच्चे का हो जाएगा, और वॉइस जो है टोनलेस हो जाएगी। बच्चे की जो आवाज़ है, बिकॉज़ पोस्ट नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसकी फेरिंजियल जो स्पेस है, स्पेशली जो है नेज़ोफेरिंजियल स्पेस है, उसकी ब्लॉकेज की वजह से उसकी आवाज़ भी इफ़ेक्टेड हो जाएगी, तो टोनलेस जो है वॉइस हो जाएगी। नेक्स्ट, पुअर डेंटल हाइजीन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द पुअर डेंटल हाइजीन ड्यू टू द कांस्टेंट ओपनिंग ऑफ माउथ, लगातार मुंह खोल करके पेशेंट सांस लेता है। बच्चा सांस मुंह खोल करके, दिन में तो ठीक है सांस मुंह खोल करके लेगा, रात में भी पेशेंट जो है कोशिश ये करता है कि जो है, चूँकि नाक से सांस नहीं जा रहा है, इसलिए वो लगातार मुंह खोल करके सांस लेता है। तो उसकी वजह से उसका जो डेंटल हाइजीन है वो जो है मेंटेन नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट, आगे चल कर के बच्चे में धीरे-धीरे उसकी जो नाक है, चूँकि नाक का फंक्शन कम हो रहा है, नाक से काम कम लिया जा रहा है, इसलिए कई बार बच्चों में नाक भी छोटी हो जाती है, ड्यू टू लेस यूटिलाइज़ेशन ऑफ नोज़, है ना? तो जैसे कि पेस्ट कर दी गई है नोज़ में, तो पेस्ट इन नोज़ भी अपन इसको बोलते हैं, तो नाक उसकी छोटी हो जाएगी बच्चे की। लोअर लिप जो है इनलार्ज हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले बताया कि मुँह खोलता है बार-बार पेशेंट, इसलिए लोअर लिप इनलार्ज हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ ओपनिंग ऑफ माउथ, है ना? तो लोअर लिप जो है इनलार्ज हो जाएगा, जबकि अपर लिप कंपैरेटिवली स्मॉलर होगा। आगे चल कर के कान में भी इन्फेक्शन ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इसकी वजह से स्टेचन ट्यूब भी इन्वॉल्व होने लगेगा, और इसी की वजह से स्टेचन ट्यूब ब्लॉकिंग होने लगता है। तो स्टेचन ट्यूब ब्लॉकिंग की वजह से मिडिल ईयर में जो है इन्फेक्शन कई बार बच्चों में हो जाता है, और इसलिए यहाँ पर कंडक्टिव डीफनेस भी बच्चों को हो जाती है, मतलब बच्चे को कम सुनाई देने लगता है, और कई बार सपोरेटिव क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया भी इन बच्चों को देखा जाता है, जिनको एडेनोइड डेवलप हो रहा है। कई बार पेशेंट, बच्चा जो है सो नहीं पाता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं नाइट वॉचिंग, पुअर स्लीप। द पुअर स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एडेनोइड। एडेनोइड के जितने भी केसेस होंगे उसमें बच्चा ठीक से सो नहीं पाता, इसलिए कई बार जो है लेक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है ना? तो कई बार बच्चे में आपको कंसंट्रेशन की कमी मिलेगी, तो बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी, पुअर स्लीप, और कई बार नाइटली टेरर भी, बच्चा रात में सोते-सोते अचानक डर जाता है, उठ कर के बैठ जाएगा, है ना? और उनकी हियरिंग लॉस, जैसे हमने बताया, कंडक्टिव जो है डिफरेंस भी होगी साथ में, इसलिए बच्चा मेंटली भी अपसेट होगा कि उसको सुनाई भी नहीं पड़ता है, साथ में स्लीप भी उसकी पूरी नहीं हो पा रही है, साथ में उसको साँस लेने की भी दिक्कत है, उसका कान भी बंद है, इसलिए ओवरऑल बच्चे का जनरलाइज़्ड अफेक्शन होता है, और उसकी वजह से उसका जो है लेक ऑफ कंसंट्रेशन उस बच्चे में आपको दिखाई पड़ेगा। चूँकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, इसलिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन उस बच्चे का ज़्यादा होगा। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है उन बच्चों को बिकॉज़ ऑफ ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चे में पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है। और इसी तरीके से कांस्टेंट लगातार चूँकि डिस्चार्ज आता रहता है, तो नेज़ल क्रीजेज़ ऑफ भी डेवलप हो जाता है, नाक में एक डिमार्केशन लाइन बन जाएगी, इस तरीके से डिमार्केशन लाइन बन जाएगी, और वी कैन से देयर में बी नेज़ल स्लूट। तो नेज़ल स्लूट और नेज़ल क्रीज़ जो है ग्रेजुअली धीरे-धीरे उस बच्चे में डेवलप हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों में एपिस्टैक्सिस का भी फीचर मिलता है, और यहाँ पर जो है एपिस्टैक्सिस कई बच्चों में होता है कि नाक से खून भी आ जाता है, तो एपिस्टैक्सिस भी एक फीचर के रूप में मिलेगा। एंड सम टाइम मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, तो बहुत सारे बच्चों में मैक्सिलरी साइनोसाइटिस भी आगे चल कर के ऐसे केसेस में डेवलप होने लगता है। यहाँ पर पिक्चर में हमने बच्चे का बनाया है कि अब ये देखिए कि यहाँ पर जो है स्पेशली आप देखें कि जो एडेनॉइड फेस किस तरीके का दिखाई पड़ेगा। तो एडेनॉइड फेस में आप देखें कि इसकी जो है नोज़ कंपैरेटिवली छोटी है, एंड देयर में बी बबली नोज़, यहाँ पर डिस्चार्ज इसमें निकल रहा है। आप ये देखिए माउथ कांस्टेंट ओपन है बच्चे का, नीचे का लिप कंपैरेटिवली बड़ा है, ऊपर का लिप कंपैरेटिवली जो है छोटा है, और
फेस कंपैरेटिवली थोड़ा इनलार्ज हो गया है नीचे, तो इनलार्जमेंट ऑफ फेस और एक्सप्रेशन बच्चे का डल है, तो इनलार्जमेंट ऑफ फेस विथ डल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बच्चे का डल हो जाता है। मुंह लगातार खुला हुआ है एंड देयर पिंच्ड फेस, तो पिंच्ड फेस दिखाई पड़ रहा है बच्चे का, तो पिंच्ड फेस है, एक्सप्रेशन भी डल है, माउथ खुला हुआ है, लगातार नाक लगातार आ रही है एंड वी कैन से देयर मे बी बबली नोज, तो बबली नोज दिखाई पड़ रही है। तो इस तरीके का अपीयरेंस आपको बच्चे में दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर आफ्टर एग्जामिनेशन हम सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं बच्चे को ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराइए बच्चों को। और दूसरा जो है हमारा है इम्पॉर्टेंट चीज़, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काफ़ी कारगर है ऐसे केसेस के लिए। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में 2 ग्रुप हमारे खास तौर पे ब्राइटा ग्रुप और कैलकेरिया ग्रुप की जो मेडिसिन है, ये बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड होती हैं ऐसे केसेस के लिए एडेनोइड के। आइदर देयर विज़ सर्जिकल ट्रीटमेंट या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट है, तो एडेनोइडक्टोमी इज़ द मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, तो या फिर इसको निकलवा दिया जाए, तो या तो एडेनोइड को सर्जिकली रिमूव करा दिया जाए, तो दैट इज़ सर्जिकल ट्रीटमेंट। अदरवाइज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं, ब्राइटा ग्रुप और कैलकेरिया ग्रुप। इसमें जो भी इंडिकेटेड मेडिसिन आ रही हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है एडेनोइड के केसेस में। थैंक यू।